हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पैरामीशियम। यह बीएससी पार्ट 1 के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इससे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पैरामीशियम का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है, हैबिट एंड हैबिटेट क्या होता है, इसका रंग कलर कैसा होता है, शेप एंड साइज कैसा होता है, और स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर इसके कैसे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विगत पिछली कक्षाओं में आपने इनवर्टिब्रेट में अमीबा पढ़ा 12th में, और पैरामीशियम के बारे में भी कुछ ना कुछ आपको जानकारी होगी ही। चलिए, बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण लेसन है। और इस लेसन से मैंने जैसे पहले बताया कि ये 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके मूवमेंट के बारे में, इसके फूड फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम देखते हैं पैरामीशियम का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ फाइलम का जंतु है। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जुअन मतलब होता है जंतु। सबसे पहले बने जंतुओं को इस समूह में रखा गया था। ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, और ए सेलुलर अकोशिकीय है। यूनिसेलुलर इनका क्लास सिलिएटा है। सिलिएटा क्लास में ऐसे सभी प्रोटोजोन्स को रखा गया है जिनमें मूवमेंट सिलिया के द्वारा होता है। ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा है तथा इसका जीनस पैरामीशियम है। हैबिट एंड हैबिटेट को हिंदी में हम स्वभाव एवं वास स्थान कहते हैं। तो इसके स्वभाव के बारे में अगर हम जानें और वास स्थान के बारे में जानें तो यह पॉन्ड्स मतलब तालाब, पूल्स मतलब ताल, लेक मतलब झील, डिचेज छोटे गड्ढों में, रिवर्स में 2 कैटेगरी हो जाती है, एक तेज धार में और एक रिवर के किनारे। तो जहां स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुका हुआ जल होता है रिवर का, वहां यह पाए जाते हैं। स्ट्रीम्स झरनों में यह पाया जाता है। अब बात आती है यहाँ फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर से आप क्या समझते हैं? 2 तरह के जल होते हैं। यहाँ फ्रेश वाटर मतलब प्योर वाटर नहीं, यहाँ फ्रेश वाटर मतलब क्या? अलवणीय जल। हिंदी में अगर हम समझें तो अलवणीय जल। 2 तरह के वाटर होते हैं, एक फ्रेश वाटर होता है, एक मैराइन वाटर होता है, या सैलाइन वाटर भी उसको कहते हैं। खारा पानी और मीठा पानी। तो फ्रेश वाटर से तात्पर्य यहाँ क्या है? मीठे पानी से है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में अलवणीय जल भी कहते हैं। खारे पानी में पैरामीशियम कहीं नहीं पाया जाएगा बेटा।
तो इस बात को ध्यान देना है कि फ्रेश वाटर मतलब यहाँ प्योर वाटर से नहीं है। फ्रेश वाटर मतलब अलवड़ी जल, जिसमें खारापन ना हो, जिसमें साल्ट ना हो। तो यह फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स, डिचेज, रिवर्स, स्ट्रीम्स में पाया जाता है। मैंने बताया, अगर इसको हिंदी में आप समझना चाहें तो यह तालाबों में, पोखरों में, झीलों में, नहरों में, नदियों में, लेकिन नदियों में वहां जहां धारा नहीं है, जहां पानी रुका हुआ है, वहां यह पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कलर की। तीसरा टॉपिक आज का है कलर। पैरामीशियम के का कलर कैसा होता है? तो इसकी कई स्पीसीज है और अलग अलग स्पीसीज के कलर इसके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जनरली ज्यादातर स्पीसीज ट्रांसल्यूसेंट मतलब पारदर्शी और कलरलेस होते हैं। अगर इनको आप नेकेड आंखों से देखेंगे तो ये सफेद धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन इनके कुछ स्पीसीज ग्रे कलर के भी हो सकते हैं, भूरे कलर के, और आंशिक तौर पे हल्के पीले कलर के भी होते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटाट और कलर रंग जानने के बाद हम आते हैं शेप एंड साइज पे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर जब किसी जीव के संरचना के बारे में पढ़ने जाते हैं तो उसकी संरचना की दो कैटेगरी हो जाती है, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी। हालांकि यह एक कोष की है तो यहाँ एक्सटर्नल इंटरनल जैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिलहाल शुरुआत एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम शेप एंड साइज से करते हैं। शेप एंड साइज, शेप मतलब आकार और आकृति, यह क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। मतलब इसको हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप से इसको हम नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों से एक यह पिंड के रूप में, एक धब्बे के रूप में यह दिखाई देता है। माइक्रोस्कोपिक है तो इसको देखने के लिए, इसकी संरचना देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। उसके बाद स्लीपर सेट और सिगार सेट, इसका जो पूरा आकृति है, यह स्लीपर मतलब चप्पल के आकार का होता है, चप्पल के आकार का होता है, या अगर न्यू बॉर्न है, या कुछ स्पीसीज इसकी ऐसी भी हैं जो सिगार के आकृति की दिखाई देती हैं। और अगर इसकी हम साइज की बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग होती है, लेकिन सबसे छोटी लेंथ की जो पैरामीशियम का सबसे छोटा लेंथ जो मिला है, छोटे लेंथ की स्पीसीज जो मिली है वो है 60 म्यू, और हाईएस्ट जो लंबाई मिली है पैरामीशियम की वो 350 म्यू। ये किसी एक पैरामीशियम की नहीं है, पैरामीशियम के ढेर सारे स्पीसीज होते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज के वेरिएबल साइज होते हैं। तो इसमें छोटे से छोटा पैरामीशियम 60 माइक्रोन से लेकर के बड़े से बड़ा पैरामीशियम 350 म्यू तक का होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्लीपर शेप स्ट्रक्चर की। तो आप देखिए, यह एक कोष की जीव है, इसका पूरा शरीर आपको यहां दिखाई दे रहा है, स्लीपर शेप का है। आगे अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसके पूरे शरीर को हम एंटीरियर एंड अग्रभाग और पश्च भाग पोस्टीरियर एंड में डिवाइड करते हैं। अग्रभाग ब्लंट होता है जबकि पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड होता है। यहां नोकीला हिस्सा नहीं होता है, यहां क्या होता है? इसका पिछला हिस्सा कैसा होता है? नोकीला होता है। तो अगर हम लाइन से अगर कहें तो इसका एंटीरियर एंड क्या होता है? ब्लंट होता है, और इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या होता है? पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है। अब अगर हम एक तरफ से इनके अंगों के बारे में चलें तो इनकी बॉडी का जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है वह पेल्किल का बना होता है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर किसका बना होता है? पेल्किल का बना होता है। जैसे हम लोगों के शरीर में स्किन है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, वैसे इनकी बॉडी का जो आउटर लेयर है वो क्या बना हुआ है? पेल्किल का बना हुआ है। तो पेल्किल हो गया। पेल्किल क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये पूरे शरीर पे इनके पाया जाता है, जिनकी मदद से
जिनकी मदद से इनका साइटोप्लाज्म और इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स सुरक्षित रहते हैं अंदर। पेल्किल के चारों तरफ सीलिया पाई जाती है, रोमा भी, हिंदी में इसको रोमा भी बोलते हैं। यह सीलिया की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, अर्थात यह सीलिया के द्वारा गति करते हैं। अतः सीलिया क्या होता है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन अर्थात गमनांग होता है। सीलिया में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी होती है। चारों तरफ के सीलिया तो एक जैसे होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर एंड के सीलिया लंबाई में थोड़े से बड़े होते हैं। सीलिया के बाद पेल्किल मैंने बताया पहले ही कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। उसके बाद बात आती है ट्राइकोसिस्ट की। आपने देखा 12th में अमीबा पढ़ा। अमीबा अनियमित आकार एवं आकृति का होता है, जबकि पैरामीशियम जो है इसकी आकृति एवं आकार क्या होती है, निश्चित होती है। निश्चित आकृति एवं आकार के लिए ट्राइकोसिस्ट जिम्मेदार होता है। यह रॉड से छोटे छोटे रॉड जैसी संरचना का होता है और यह पेल्किल के ठीक नीचे चारों तरफ पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट के बाद हम बात करते हैं इनके ओरल ग्रुप की। ओरल ग्रुप इनका मुख है, भोजन जहां से प्रवेश करता है, और यह दबा हुआ हिस्सा होता है। यहां से यहां तक का हिस्सा क्या होता है, प्लेन होता है। उसके बाद यह हिस्सा क्या होता है, कर्व होता है। कर्व होता है, पानी आकर के रुकता है। पानी में घुले हुए छोटे डाइएटम्स, छोटे एल्गी, छोटे बैक्टीरिया इनके मुख्य भोजन होते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल इनके मुख्य भोजन होते हैं। भोजन ओरल ग्रुप से प्रवेश करता है, वेस्टिब्यूल तक पहुंचता है। वेस्टिब्यूल में सीलिया के द्वारा भोज्य पदार्थों को छान लिया जाता है, पानी बाहर आ जाता है और भोजन साइटोस्टोम, यहां एक छिद्र देख रहे हैं आप, यह क्या है, साइटोस्टोम है। यह साइटोस्टोम से भोजन प्रवेश करता है एक नलिका में। इस नलिका को जहां से भोजन प्रवेश करता है उसको हम बोलते हैं साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स से भोजन धीरे धीरे एकत्रित होने लगता है और जहां भोजन एकत्रित होता है उस फूले हुए स्थान को फूड वैक्यूल बोलते हैं। यह स्थान जब भर जाता है तो यह इनके साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाता है। इसी तरह से समय समय पर भोजन कलेक्ट होते रहते हैं। किसके द्वारा भोजन कलेक्ट होते हैं, ओरल ग्रुप से भोजन एंटर करता है, वेस्टिब्यूल द्वारा फिल्टर होता है, साइटोस्टोम इस छिद्र द्वारा अंदर आता है, साइटोफेरिंक्स नलिका द्वारा यह फूड वैक्यूल में खाद्य रिक्तिका में भोजन का संग्रहण होता है। जब खाद्य रिक्तिका पूरी कैपेसिटी के साथ भर जाती है तब खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में भोजन को पचाने के लिए मुक्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोफेज की। साइटोफेज यह एनस या पैरामीशियम का एनस है। फूड वैक्यूल यहां देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में ढेर सारे पहले मुक्त हो चुके हैं। जैसे जैसे यहां भोजन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फूड वैक्यूल क्या होता रहेगा, मुक्त होता रहेगा। भोजन भरने के बाद फूड वैक्यूल भोजन को पचाता है। भोजन को पचाने के लिए इनमें एक विशेष प्रकार की गति होती है, उस गति को हम साइक्लोसिस मूवमेंट कहते हैं। यह साइक्लोसिस मूवमेंट एक्टोप्लाज्म के एंडोप्लाज्मिक कन्वर्जन के कारण होता है, जिसको डाइजेशन की प्रक्रिया में अच्छे तरीके से सभी बच्चों को बताया जाएगा। आगे अगर हम देखें तो भोजन जब पच जाता है तो भोजन पचने के बाद पचा हुआ पदार्थ फूड वैक्यूल से धीरे धीरे डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा इनके साइटोप्लाज्म में मुक्त होता रहता है और बचा हुआ अवशेषी पदार्थ आकर के पोस्टीरियर एंड पे साइटोफेज के रूप में सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल को उत्सर्जित कर देता है। इसके बाद बात आती है, यहां आइए, दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। पैरामीशियम एक्वेटिक जंतु है और यह एक बूंद पानी में 100 से ज्यादा पैरामीशियम रह सकते हैं। तो आप सोचिए अगर थोड़ी सी भी
पानी की मात्रा इनके शरीर में अगर बढ़ेगी तो ये फट जाएंगे, ब्रस्ट कर जाएंगे। तो वाटर बैलेंस, अच्छा दूसरी बात, लिविंग थिंग्स है, जीवित जंतु है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए भी चाहिए। तो वाटर को रोक नहीं सकता ये, पानी शरीर के अंदर जाएगा ही जाएगा, नेसेसरी है भाई, जाना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए। लेकिन अनावश्यक पानी को यह क्या काम करता है, अनावश्यक पानी को निकालने के लिए इसके पास दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर एंड पे होता है, उसको बोलते हैं एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। दूसरा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पोस्टीरियर एंड पे होता है, उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंटीरियर एंड के कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर एंड के कंट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। दोनों अनावश्यक जल की मात्रा को संचित करते हैं और समय समय पर अपने रेडियल कैनाल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जिससे पैरामीशियम का शरीर फूलता और फटता नहीं है। फूड वैक्यूल, यहां देख रहे हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे भोजन साइटोफेरिंग से फूड वैक्यूल का निर्माण करेगा, समय समय पर ये फूड वैक्यूल बनते रहेंगे और साइटोप्लाज्म में मुक्त होते रहेंगे। इस तरह से 2, 4, 10, 20 फूड वैक्यूल हमेशा पैरामीशियम के शरीर में भोजन को पचाने में लगे रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके न्यूक्लियस की। पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। बड़े साइज के आधार पर बड़े वाले न्यूक्लियस को हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और छोटे वाले न्यूक्लियस को हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस साइज के आधार पर हो गए मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, साइज बड़ी है इसलिए मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा और छोटा वाला न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस। लेकिन इनके फंक्शन भी अलग अलग है बेटा। इनके जो फंक्शन है, जो मैक्रो न्यूक्लियस के फंक्शन है, यह क्या काम करता है, यह इनके शारीरिक गतिविधि, वेजिटेटिव एक्टिविटी जैसे रेस्पायरेशन, लोकोमोशन, डाइजेशन, इजेशन, एक्सक्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, सभी वेजिटेटिव एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कौन सा, बड़ा वाला न्यूक्लियस। इसलिए बड़े वाले न्यूक्लियस को हम मैक्रो न्यूक्लियस तो कहते ही हैं, साथ में उसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। साइज के आधार पर इनको मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस में डिवाइड किया जाता है, जबकि एक्टिविटी के आधार पर, रेगुलेशन के आधार पर इनको वेजिटेटिव न्यूक्लियस और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला न्यूक्लियस इनके शरीर के सारे वेजिटेटिव एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस, वो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसलिए रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को रेगुलेट करने के कारण माइक्रो न्यूक्लियस को रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। उसके बाद इसके सारे शरीर में साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्म इसका दो भागों में डिवाइड होता है। बाहर का हिस्सा तरल होता है, ए ग्रेनुलर होता है, क्लियर होता है और उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। जबकि अंदर सेंट्रल की तरफ, केंद्र की तरफ, केंद्रक के आसपास के एरिया में साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, ग्रेनुलर होता है और उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो इस तरह से अगर एक बार हम समराइज करें इनके स्ट्रक्चर को, तो सीलिया लोकोमोशन के लिए, पेल्किल आउटर बॉडी कवरिंग के लिए, ट्राइकोसिस्ट डिफिनिट शेप एंड साइज के लिए, ओरल ग्रुप्स फूड मटेरियल को एंटर करने के लिए, वेस्टिब्यूल्स फूड मटेरियल को फिल्टर करने के लिए, साइटोस्टोम फूड मटेरियल को साइटोफेरिंक्स में जाने के लिए। साइटोफेरिंक्स इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। साइटोफेरिंक्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कलेक्ट फूड इनटू फूड वैक्यूल।
फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, फूड वैक्यूल समय समय पे क्या हो जाएगा, मुक्त होता रहेगा। उसके बाद बचे हुए भोजन को बाहर निकालने के लिए पैरामीशियम के एनस जैसा कार्य कौन करता है, साइटोफेज। दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, एंटीरियर साइड पे एंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं, अनावश्यक जल की मात्रा को पैरामीशियम के शरीर से बार बार निकालते रहते हैं। इसमें सिस्टोल और डायस्टोल मूवमेंट होता है, इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं, जो भोजन को पचाते रहते हैं। और न्यूक्लियस दो, एक बड़ा न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस, बड़े वाले न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस और छोटे वाले न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस। बड़ा वाला न्यूक्लियस वेजिटेटिव एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसलिए उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। बड़े वाले मैक्रो न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म अन्य जीवों की तरह इसका भी साइटोप्लाज्म पूरे शरीर में, पूरे सेल में फैला हुआ होता है। एक कोष की जीव है ये और दो भागों में बटा हुआ होता है। बाहर की तरफ तरल साइटोप्लाज्म होता है जिसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, अंदर की तरफ गाढ़ा और ग्रेनुलर होता है जिसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो एक बार हम फिर से देखें, पैरामीशियम में सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम इसका प्रोटोजोआ, क्लास सीलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम। हैबिट एंड हैबिटाट स्वभाव और वास स्थान, यह अलवड़ी जलों में, अलवड़ी तालाबों में, पोखरों में, झीलों में, गड्ढों में, धीरे बहते नदियों में, स्ट्रीम्स में पाया जाता है। कलर के देखें तो कुछ स्पीसीज के ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट या कलरलेस कह लीजिए, और कुछ स्पीसीज के ग्रे और येलो कलर के होते हैं। स्ट्रक्चर में देखेंगे शेप साइज तो ये माइक्रोस्कोपिक है, नंगी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। स्लीपर से भी चप्पल के आकार का होता है या सिगार के आकार का होता है, और इसकी न्यूनतम साइज 60 से और अधिकतम साइज 350 माइक्रोन तक पाई गई है। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में यह पैरामीशियम का पहला क्लास था, पैरामीशियम की स्टार्टिंग है। यहां तक आप पढ़िए, समझिए, अच्छे से देखिए, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। अगर कोई समस्या आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान पाइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है बेटा तो इसको निश्चित तौर पे आप लाइक शेयर करिए, जिससे अन्य बच्चों का भी भला हो सके। और इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।